आंखें हैं। डीडी क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आपकी भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप सीधे सीधे अपने सवालों के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमान से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हर बार हम आपके लिए कुछ अलग विषय लेकर आते हैं जिससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है, ताकि उसका लाभ लेते हुए आप अपनी खेती को उन्नत बना सकें। तो इसी सिलसिले को आइए जारी रखते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषयों के बारे में। आज इस कार्यक्रम में जिन विषयों पर हम बातचीत करेंगे वो हैं पपीते की उन्नत खेती, साथ ही बात होगी कार्यक्रम के दौरान कृषि में यंत्रीकरण के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061 टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक कॉल करें, बस इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज़ बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। नोट कर लें हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेज रहे हैं तो सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी अलग से जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर VN काले, आप अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। डॉक्टर काले, हम आपसे कृषि यंत्रीकरण के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम के दौरान। इसमें ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि अगर हम कृषि के परिदृश्य को इस वक्त देखें हमारे देश में, तो जो स्वरूप है वो लगातार बदलता जा रहा है, क्योंकि पूरे ज़माने के साथ साथ कृषि भी आधुनिक हो चली है। लेकिन इस बीच बहुत तरह की समस्याएं, चुनौतियां भी होती है, जैसे कि पर्यावरण के तौर पर अगर देखें, जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, या फिर छोटी होती जोत जिस तरह की समस्या है, और इसमें उत्पादकता की भी एक भूमिका आती है। उत्पादकता कम होना भी एक समस्या है। तो इन सब चीज़ों का हल, निदान आप कृषि यंत्रीकरण के तौर पर किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं डीडी किसान को साधुवाद देना चाहूँगा। एक्चुअली आज अगर हम कृषि यंत्रीकरण की बात कहते हैं तो कृषि यंत्रीकरण एक कृषि में बहुत महत्वपूर्ण घटक है, जहाँ तक हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात कहते हैं। तो आज के दौर में हम लोग, हमारा जो कृषि है बहुत ही आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि हमारी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ जो हमारी जो कृषि था, मतलब जैसे बैलों से चलित खेती करते थे, लेकिन आज का हम देखेंगे कि क्योंकि काफ़ी युवा हमारे इस कृषि में जुड़ रहे हैं जी, तो उसके कारण जो है उन्होंने काफ़ी बदलाव अपनी कृषि में ला रहे हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम IoT की बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग इसमें यूज़ कर
सकते हैं, आईटी की बात कर सकते हैं, या मान लीजिए मशीन लर्निंग की बात करते हैं। तो इसके द्वारा जो है हम लोग आज ये देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब छोटे छोटे इक्विपमेंट, छोटे छोटे यंत्र जो है जो कंप्यूटर द्वारा जो आईसी बेस द्वारा यूज़ करके हम लोग खेती में यूज़ कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी परिणाम हम लोगों को हम सामने देख रहे हैं। तो हम लोग उनको एक आधुनिकता के साथ में आप जैसे बात करें कि क्लाइमेट चेंज बहुत महत्वपूर्ण आज विषय हो रहा है, मतलब क्योंकि हर तरफ चाहे ज़्यादा बारिश हो रही है या कम सूखा पड़ रहा है, चाहे ज़्यादा उष्णता भी बढ़ रही है। तो इसके लिए हमको किसानों को बहुत ही एडवांस में उनको प्रिपरेशन करना पड़ता है, और जैसे टाइम गैप जो है जिसको बोलते हैं जो सक्सेसिव क्रॉप के बीच में वो बहुत कम है। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह की जो मशीनें हो ताकि जो है पूरा खेत जो है कम समय में हम लोग उसको पूरा कर सके। तो आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी खेती को भी आधुनिक बना सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कृषि में यांत्रिकरण का मतलब है कृषि कार्यों को करने के लिए मशीनों और उपकरणों का उपयोग करना। इससे कृषि उत्पादकता तो बढ़ती ही है, साथ ही श्रम की बचत भी होती है और किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। दरअसल कृषि एक ऐसा कार्य है जिसके लिए बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से फसल की लागत बढ़ जाती है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी मशीनें और यंत्र विकसित किए हैं। मिसाल के तौर पर धान से खरपतवार निकालने के लिए कोनो वीडर, फिंगर वीडर और स्टार वीडर, कीट पतंगों या बीमारी लगने पर अक्सर दवा छिड़कने की सलाह दी जाती है। इसके लिए हाथ से चलाने वाली मशीन तो है ही, बैटरी से चलने वाली स्प्रे मशीनें भी उपलब्ध हैं। इन यंत्रों का उपयोग महिलाएं भी आसानी से कर सकती हैं। जैसे सब्जी रोपाई यंत्र का उपयोग महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। सब्जी उत्पादन में पौध की रोपाई एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सब्जी रोपाई यंत्र से सब्जी की पौध को रोपने में लगने वाली कड़ी मेहनत को कम करके इस काम को जल्दी किया जा सकता है। सरकार भी इस ओर काफी ध्यान दे रही है। सरकार का जोर छोटे व सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने पर है जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है। सरकार का जोर छोटे भूमि जोत व कृषि मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं की भरपाई के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर को बढ़ावा देने पर भी है। कुल मिलाकर कृषि में यंत्रीकरण कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे किसानों को अधिक कुशल, प्रभावी और लाभदायक तरीके से खेती करने में मदद मिलती है। जी हाँ, तो कृषि यंत्रीकरण से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले विषय पर, यानी कि पपीते की उन्नत खेती के बारे में। और इस बारे में हमें जानकारी देने के लिए खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आइए आपका परिचय करा दें। डॉक्टर जयप्रकाश हैं, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, फल एवं उद्यान प्रौद्योगिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। डॉक्टर जयप्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे, बागवानी फसलों में पपीते की खासतौर पर अगर बात की जाए तो व्यावसायिक रूप से अगर किसान इसकी खेती को अपनाते हैं तो ये उनके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है और कितना बड़ा बाजार इसका इस वक्त है देश में? हाँ, निश्चित रूप से जब आप बागों की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, तो पपीता उसमें से एक ऐसा फल है जो सबसे कम समय में और कम लागत के हिसाब से देखें तो थोड़े क्षेत्र में भी, जैसे हम आम के बाग की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई आपके पास 5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 40 बीघा हो, लेकिन पपीते की खेती आप 1 एकड़ या आधे एकड़ से भी शुरू कर सकते हैं और उसमें भी हम व्यावसायिक उत्पादन ले सकते हैं। खास बात है कि अगर आप देखें तो इससे अधिक उत्पादकता भारत में किसी और की नहीं है। औसत दर्जे पे देखें तो करीब 40 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, जबकि सामान्य रूप से जो फलों की उत्पादकता है, केला को छोड़ दें तो बाकी सब आपको 8 टन से 12 टन, 14 टन, 20 टन के आसपास है। और इसमें क्षमता है कि हम इसको 80 से 90 टन प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि आप देखें कि केला के बाद यही एक ऐसा फल है जो पूरे साल
बाजार में उपलब्ध भी रहता है, उसकी मांग भी रहती है जी। और जो भी उत्पादन होता है उसकी 99% से अधिक जो क्षमता है उत्पादन की, वो पूरे देश में ही कंज्यूम हो जाती है, जबकि हम पूरे दुनिया का लगभग 40% पपीता उत्पादन करते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ा बाजार इसका मतलब पपीते का है। और अगर आप इसके व्यवसायिक खेती से जुड़ना चाहते हैं, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसके बारे में बातचीत करेंगे विस्तार से। आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मैदानी क्षेत्रों में जुलाई में पपीते की पौध तैयार की जाती है। पपीते की उन्नत खेती के लिए अच्छी किस्मों के बीज का चयन करके उन्हें कवकनाशी से उपचारित करना चाहिए। उपचारित बीजों को ऊंची उठी हुई क्यारियों में बोना चाहिए। पुराने बाग खरपतवार रहित होने चाहिए और उनमें जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सड़न रोग की रोकथाम के लिए बिल्टॉक्स के घोल का छिड़काव पौधों के तनों और थालों पर जरूर करें और पौधों के तनों के चारों ओर मिट्टी चढ़ा दें। बीजों के अंकुरण के बाद थीरम की घोल का छिड़काव करें। पपीते के पौधों पर फूल आने के समय 2 मिलीलीटर सूक्ष्म तत्वों को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पनामा विल्ट की रोकथाम के लिए बाविस्टीन का 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से पौधों के चारों तरफ मिट्टी को 20 दिनों के अंतराल से 2 बार छिड़काव कर देना चाहिए। पपीते के पौधों पर कॉलर रॉट के प्रकोप से पौधे जमीन की सतह से ठीक ऊपर गलकर गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए पौधशाला से पौधों को रिडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर दवा का छिड़काव करें। खेत में जल भराव ना होने दें और जरूरत पड़ने पर खड़ी फसल में भी रिडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल से जल सिंचन करें। इस तरह सही समय और सही तरीके से पपीते की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। जी हाँ, तो पपीते की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपने जानी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कृषि यंत्रों की तरफ वापस लौटते हैं। डॉक्टर काले, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप हमें बता रहे थे कि बहुत सारे युवा हैं जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, साथ ही ये क्षेत्र भी बहुत आधुनिक हो चला है, तो जाहिर तौर पर जो यंत्र है उसके संचालन के लिए उस तरह का कौशल भी होना ज़रूरी है। तो ये जो कौशल लोगों में बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए क्या उपाय अब किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जो ट्रेनिंग है बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारे एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में। इसी के कारण हमारी जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में वो इतनी हो नहीं पा रही है, लेकिन इसी के लिए हम लोग जो है भरकस प्रयास कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने 4 ऐसी संस्थान जो है डिफरेंट रीजन्स में उसको इस्टेब्लिश की हुई है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में है, एक हमारी पुतनी में, एक नॉर्दर्न रीजन में हमारी हिसार में है, एक अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है और एक आसाम में है विश्वनाथ। ऐसी 4 संस्थान जो है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो फार्म मैकेनाइजेशन में इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे जो है किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है, साथ साथ में इंजीनियर्स हो, टेक्नीशियंस हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, बाकी एंटरप्रेन्योर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, इन सबको ट्रेनिंग दिया जाता है। और ख़ास तौर पे हम लोग जो फार्मर्स की बात करते हैं तो फार्मर्स के लिए पूर्णतः है निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, और यहाँ पे आने जाने का खर्चा भी आपको दिया जाता है सरकार की तरफ से, और वहाँ पे एक स्टाइपेंड की भी प्रोविज़न की हुई है, ताकि जो आपका जो खाने पीने का जो खर्चा है वो भी आप वहन कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह से काफ़ी सुविधाजनक वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह है, अकोमोडेशन, और काफ़ी मशीन्स है वहाँ पे। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, 1 वीक से लेकर लगभग 1.5 माह की ये कोर्सेस होती है। और ख़ासतौर पे ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए भी हम लोग प्रशिक्षित करते हैं, चाहे वो जो जेंडर फ्रेंडली मतलब वुमेन्स के लिए किस तरह से उपयुक्त जो मशीन होती है, उन सब के ऊपर हम लोग ये शॉर्ट ड्यूरेशन का जो 1 वीक का प्रोग्राम हम देते हैं, उनको भी हम पूरी सहायता प्रदान करते हैं वहाँ पे। तो खास तौर पे हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे वुमेन्स है तो उनको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, किस तरह से अनाज के बाद मतलब हार्वेस्टिंग के बाद किस तरह से उनको सॉर्टिंग करना, ग्रेडिंग करना, फिर प्रोसेसिंग करना, सेकेंडरी ऑपरेशंस जो है मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की, ये सारी जो है वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते, ताकि वो एक जो है एक गृहिणी जो है एक अच्छे से मतलब एक अपना एंटरप्रेन्योर बन सकती है। तो इस तरह से काफ़ी प्रोग्राम्स है वहाँ पे, और हाईटेक चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर
हो तो ड्रोन का भी प्रशिक्षण वहाँ दिया जाता है, चाहे युवाओं को। तो इस तरह से काफी सुविधाजनक का जो कॉन्सेप्ट है ये भी अब किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है, खासतौर पर युवाओं और महिलाओं के बीच में ड्रोन दीदी जो है योजना भी चलाई जा रही है। इसके बारे में विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। इस बीच जो पपीते की खेती से जुड़ा हुआ जो विषय है इस पर भी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे कि इसकी खेती के लिए उपयुक्त समय क्या होता है, किसान कब बाग लगा सकते हैं, और साथ ही जो खेत का चुनाव है वो किस तरह से करें, कौन सी सावधानी बरतें? जी हाँ, सबसे पहले हम खेत का ही चुनाव पे ध्यान देते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी बिल्कुल ना रुकता हो। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी बारिश हो रही है, तो 4 से 5 घंटे की भी बारिश का पानी ना रुकता हो। और अगर थोड़ा बहुत पानी रुकता हो तो उसका तरीका है, क्योंकि आज हमारे साथ में जो यंत्रीकरण का भी विषय है, तो अब ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जिसके जरिए आप अच्छी सी डोल बना सकते हैं, जिसको ऊंचा करीब 2 से 2.5 फीट ऊंचा बेड बना देते हैं, उसके ऊपर रोपाई की जाती है। और अब सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन का भी समय आ गया है, तो और काफ़ी किसान इसको प्रयोग भी कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में। तो उसके ज़रिए आप, ताकि पानी आपके खेत में बिल्कुल ना रुके। अगर पानी रुकता है तो आप देखेंगे रिपोर्ट में भी था कि कॉलर रॉट है, रूट रॉट है, इसकी समस्या काफ़ी सीवियर होती है, क्योंकि इनको पैदा करने वाला जो फफूंद है वो मिट्टी में ही होता है। अब अगला हिस्सा आता किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हिमाचल में बहुत अच्छा पपीता हो जाएगा या श्रीनगर में हो जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पाला बहुत ज़्यादा पड़ता हो, बहुत ज़्यादा ठंड होती हो और पानी रुकता हो, ऐसे क्षेत्रों में खेती ना करें। लेकिन जो हमारे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं, तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक, इवन की सीमित मात्रा में दिल्ली या इसके आसपास भी खेती हो सकती है, बंगाल, बिहार, असम, इन सारे क्षेत्रों में इसकी खेती हो सकती है और उसको ध्यान में रख के ही तैयारी करें। लेकिन अब यहाँ आया कि हर तमिलनाडु से लेके बंगाल तक मौसम अलग अलग है, तो मौसम के हिसाब से हम सुझाव देते हैं कि अगर आप जहाँ पे थोड़ा ठंड पड़ती है, ज़्यादा बारिश होती है, उन क्षेत्रों में जो रोपाई का समय होगा वो सितंबर से अक्टूबर का होगा, जब मानसून ख़त्म हो जाता है या ख़त्म होने को होता है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश थोड़ा कम होती है, जैसे तमिलनाडु में देखेंगे तो काफ़ी रोपाई दिसंबर के महीने में होती है। दूसरा रोपाई का समय होता है फरवरी से मार्च का महीना, जब ठंड ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे गर्मी शुरू होती है। अगर हम फरवरी के मध्य में या मार्च के मध्य तक रोपाई करते हैं तो वो फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पपीता सामान्य रूप से गर्म जलवायु का पौधा है, तो इसको गर्मी पसंद है। तो वहाँ से लेकर 10 महीने तक कोई ठंड नहीं है और कई क्षेत्रों में तो इसी दौरान हम जो फलों की हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और नर्सरी जब भी तैयार करें वो 50 से 55 दिन पहले तैयार करें। केवल जाड़े के मौसम में आपको नर्सरी या तो किसी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में, पॉली हाउस में तैयार करें या समय से 2 से 3 महीना पहले तैयार कर लें, क्योंकि जाड़े के समय बढ़वार बहुत धीरे धीरे होती है। अंकुरण में भी 15 से 20 दिन के बजाय कई बार 4 हफ्ते या 1 महीने भी लग जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान में रख के आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो इसी तरह से पपीते की उन्नत खेती और कृषि यंत्रीकरण के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ ज़रूर जुड़े इस कार्यक्रम के दौरान। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पपीते की उन्नत खेती और कृषि यंत्रीकरण के बारे में। हमारे पास सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने, आइए इसे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है सुनीता जी ने मध्य प्रदेश से और जानना चाहती है कि मैं ड्रोन चलाना चाहती हूँ, जानकारी चाहिए कि मैं ड्रोन कहाँ से प्राप्त कर सकती हूँ। जी, तो ड्रोन संचालन करना चाहती हैं तो कहाँ से प्राप्त कर सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ड्रोन खरीदने के पहले आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा जी। जो कि हमारी जो DGCA है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लगभग 70 से 80 जो है संस्थानें जो है नामित संस्थानें हैं, डेसिग्नेटेड इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे जाके आपको एक हफ्ता का जो है लगभग ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसको खरीद सकते हैं। और उसमें खरीदने के लिए हमारी जो सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक स्कीम है, उसमें महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे हमने ध्यान दिया है विशेष तौर पे। तो उसमें हमने 50% तक उनको ये सहायता मिल सकती है खरीदने के लिए। जैसा कि जनरल कैटेगरीज के फार्मर है तो उनको 40% ही है, जिनको 10% ज़्यादा मिलती है उनको। तो वहाँ पे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और उसके बाद ही बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास उसका पायलट लाइसेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो RPTO द्वारा जो होता है, तो अगर वो नहीं है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी माना जाता है और उसमें ऐसा कर नहीं सकते आप। तो इसलिए प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। जी, मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं ताकि जो हमारी महिलाएं हैं, ड्रोन दीदी जो खासतौर पर योजना चलाई जा रही है उसका लाभ ले सके। इसके लिए इस योजना के बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। हाँ बिल्कुल, जो मैंने अभी बताया सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये किसी के लिए भी, मतलब चाहे वो महिला हो या युवा हो या कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है जो किसान करना चाहता है, उनके लिए एक स्पेशल स्कीम बनाई हुई है। मतलब 50% हम लोग देते, 40 से 50%। लेकिन ये ड्रोन दीदी जो हमने, आप नमो ड्रोन दीदी नाम की जो स्कीम है, ये स्पेशली लॉन्च किया है। और इसमें जो है स्पेसिफिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही ये हम लोग इसको ड्रोन देते हैं। और उसमें जो हमारी जो सब्सिडी लिमिट है वो 80% है लगभग। तो भारत सरकार ने इसके जो गाइडलाइंस अभी ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और इसको जल्दी ही जो है ये कार्यान्वित होगी। तो इसमें 80% उसको सब्सिडी मिलेगी और उसके बाद जो 20% अगर उसमें बचता है जो उसको बेनिफिशियरी को देना पड़ेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो उसके लिए हमने AIF मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें वो 3% में अपना लोन लेके वो दे सकती है। तो इस तरह से कई प्रावधान किए। साथ साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है, मतलब क्योंकि ड्रोन को एक खेत से दूसरी जगह फिर वहाँ से आपको घर पे लाना है, मतलब इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की भी आवश्यकता होती, तो उसके लिए भी उसमें प्रावधान किए हैं। और ख़ास तौर पे हमने जो जिसकी बैटरी की जो ये है उसके लिए काफ़ी मात्रा में हमने एडिशनल सेट दिए हैं, नोजल्स की उपलब्धता की, जनरेटर सेट की उसमें प्रोविजंस है। तो इस तरह से प्रावधान किया गया ताकि किसी तरह से कोई भी उनको इंटरप्शन होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल शामिल करते हैं। अगला सवाल भेजा है संदीप जी ने उत्तर प्रदेश से, जानना चाहते हैं कि पपीते की खेती के लिए पौध कहाँ से लें। जी डॉक्टर जयप्रकाश। हाँ, दो तरीका है कि सामान्य रूप से जो लोग नर्सरी करते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में पौध बनाते नहीं पपीते की। ये तभी बनाते हैं जब आप उनके पास पहले से जाके अपनी रिक्वायरमेंट देंगे, क्योंकि आप किसी सरकारी संस्था के पास जाएंगे, कृषि विज्ञान केंद्र, ICR, पूसा या विश्वविद्यालयों के पास जाओगे, तो वो सीजन में आपको 10, 20, 50, 100, 200 पौधे दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसा करना है तो एक तरीका ये है कि आप बीज लेके खुद नर्सरी की तैयारी करें, थोड़ा प्रशिक्षण ले लें किसी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से या जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ जाके, या फिर किसी कृषि विश्वविद्यालय, या आप किसी नज़दीकी ICR के इंस्टीट्यूट के आसपास हों या पूसा आके आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। और जानकारी लेने के बाद आप अपने स्तर पर भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमेशा बेहतर होगा अगर आप किसी नर्सरी से लेना चाह रहे हैं तो जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा A3 मतलब 3 स्टार 4 स्टार नर्सरियां हैं, उनसे पौधे लें और उनसे आप एडवांस में बात कर लें। ऐसा नहीं कि मुझे 1 हफ्ते बाद पौधे लगाने जाना है तब जाएंगे, क्योंकि नर्सरी के लोग पौधे इसलिए तैयार करके नहीं रखते। उसकी मूल वजह यह है कि बाकी सब पौधों में चल जाएगा कि 2 साल का पौधा बिक जाएगा, लेकिन पपीते में 2 महीने के बाद वो पौधा कोई खरीदता नहीं, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए पहले से एक बार विजिट करें और अपनी जो इच्छा की वैरायटी है कि आप कौन सी किस्म चाहते हैं,
द्विलिंगी है, उभयलिंगी किस्म है, जी। उसके आधार पे उसका चुनाव करें। लेकिन ले तो निश्चित रूप से किसी रजिस्टर्ड नर्सरी से जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी हो, चाहे वो जिला उद्यान अधिकारी के लेवल पे या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के लेवल। बिल्कुल। तो डॉक्टर जयप्रकाश, यहाँ पर सवाल किस्मों का भी आ जाता है, किस तरह की अच्छी किस्में उपलब्ध हैं पपीते की? हाँ, हमने कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि द्विलिंगी किस्में हैं और उभयलिंगी किस्में हैं। जैसे और पुरानी उन्हें खेत में किस अनुपात में लगाना चाहिए, ये भी बताइए। जरूर। द्विलिंगी किस्मों में अनुपात महत्वपूर्ण होता है कि हमें 5 से 10% तक नर पौधे रखने पड़ते हैं। जैसे पूसा नन्हा या पूसा डॉर्फ से पुरानी किस्में थी, पंत पपीता 1, 2, 3, इन किस्मों में नर और मादा की संख्या सामान्य रूप से 50-50 होती है। लेकिन जब हम इनको खेत में लगाते हैं तो देखते हैं कई बार नर की संख्या 60% हो जाती है और मादा केवल 40%। तो ऐसे में सलाह दी जाती है कि आप एक ही गड्ढे में 2 से 3 पौधे लगाएं, और सामान्य रूप से नर में फूल जल्दी आ जाता है, और जब एक बार फूल आ जाता है तो आप इंश्योर ये करें कि 10% पौधे, मान लीजिए आपने 1.5 मीटर गुड़ 1.5 मीटर पे आपने रोपाई करनी है और गड्ढे बना रखे हैं, तो एक एक गड्ढे में 3 पौधे लगाएं, और फाइनल रूप से जब एक बार फूल आ जाए तो केवल 10% गड्ढों में आपको नर पौधे चाहिए, बाकी सब में आपको मादा पौधे रहेंगे। 3 पौधे लगाने का मूल उद्देश्य ये होता है कि 3 में से एक निश्चित रूप से मादा पौधा होगा, क्योंकि उसी में फल आना है, उसी से किसान को उपज मिलती है। अब दूसरी किस्में जो आ गई, जिसमें कहा उभयलिंगी किस्मों का बात आती है। पुराने समय में पूसा डिलीशियस चलती थी, अब वो किस्म नहीं है फंक्शन में, लेकिन अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है, पूसा पीत है, ये किस्में हैं जो उभयलिंगी हैं। इसमें नर और मादा की समस्या नहीं है। इसमें जो भी आप पौधे लगाएंगे सभी में भी फल आएंगे, और सामान्य रूप से दिखाया जाता है करीब 66% पौधे ऐसे हैं जिसमें आपको उभयलिंगी पौधे होते हैं, और करीब 33% पौधे ऐसे होंगे जिसमें मादा होंगे। तो इसमें आपको कहीं से परागण या निषेचन की प्रक्रिया में कोई परेशानी नहीं है, सभी पौधों में फूल आएगा। और निजी क्षेत्रों की भी कुछ किस्में हैं जो अच्छा कर रही हैं, किसान उनका भी चुनाव करते हैं, बाजार में वो भी उपलब्ध हैं, उनको भी ले सकते हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत या मध्य भारत के क्षेत्रों में उभयलिंगी किस्मों का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उभयलिंगी पौधों में तापमान और ह्यूमिडिटी के सापेक्ष में लिंग परिवर्तन का कुछ आधार है। इसके चलते कई बार उभयलिंगी पौधों में फल कम लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो पश्चिम भारत और उत्तर भारत में आप चाहें तो साथ में द्विलिंगी किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं, ताकि अगर कहीं परागण की थोड़ी समस्या आती भी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बार बसंत आता है, फिर हम जब जाड़े की तरफ ऑटम आता है, तो इस समय थोड़ा जो सेक्स एक्सप्रेशन है वो अलग हो जाता है। कुछ पौधों में आपको फूल नहीं आएंगे, या आएंगे तो फल नहीं लगेगा, तो मिला के लगाएं तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है हेमंत जी ने बिहार से, और ये लिखते हैं कि कृषि यंत्र ट्रैक्टर चलित लेबलर लेना चाहता हूँ, कहाँ संपर्क करना ठीक रहेगा? बिल्कुल, ये हमारी सबमिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो स्कीम है उसमें लेवलर जो है उसमें इंक्लूड किया गया है, और आप जो निकटतम जो अपने कृषि अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको जो है वो उचित जो है सब्सिडी आपको उसको मिल सकती है। जी बिल्कुल। हम ड्रोन की भी यहाँ पर बात कर रहे थे डॉक्टर काले, तो बताएं हमें कि जो ड्रोन है उसमें काफ़ी ज़्यादा निवेश करना पड़ता है, तो फिर ऐसा कैसे इसका उपयोग करें? केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उपयोग करेंगे तो उसमें हानि भी होगी, तो ऐसे में किस तरह से उपयोग करना चाहिए ताकि जो पैसे हो वो भी मिल जाए, आय आमदनी अच्छी हो और खेती में भी उससे सुविधा हो? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आज हमारे पास उपलब्ध है कि इसमें जो है हमारा जो एग्रीकल्चर जो है सिनारियो पूरा का पूरा बदल सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि आज 5 मिनट में 5 से 7 मिनट में आप 1 हेक्टेयर तक आप उसका पूरा जो है मतलब प्लांट मतलब जो है स्प्रेइंग कर सकते हैं। तो अगर वही आप अगर आदमी से करते हैं तो वो लगभग 1 दिन पूरा का पूरा दिन लगता है। तो इस तरह से है, आप तो एक कॉस्ट सेविंग भी हो रही है, पानी की बचत भी हो रही है, और लेबर की जो है वो भी आपकी कम हो रही। तो आपकी जो है ये लगभग 400 से 500 रुपये प्रति एकड़ जो है ये इसका आप आज के दौर में इसका रेट है। तो आप इसको देखेंगे तो कि
आज के दौर में जो है इसका काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है। लोग इसके आगे आके उसको स्प्रेइंग करवा रहे हैं, क्योंकि इससे जो है जो स्पेसिफिकली जो हमारी स्प्रेइंग के कारण जो ह्यूमन की जो ऊपर जो एक तरह का जो है उसके स्किन डिसीजेस हो गए, आई की जो है प्रॉब्लम्स आती थी उसमें, तो इस तरह से फैटल जो एक्सीडेंट्स होते थे वो कम हो रहे हैं, मतलब एक दिन ब दिन। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी बहुत ही उपयुक्त साबित हो रही है। और इसके लिए जैसे मैं कहा कि जैसे एक तो हमारी लागत तो है ही, मतलब जैसे कि पहले एक आप अगर देखेंगे तो पहले ज़माने में मतलब कुछ दिन पहले जो बात कहते हैं तो उसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा कॉस्ट थी। तो आज धीरे धीरे आप देखेंगे क्योंकि प्रोडक्शन इतना बढ़ रहा है इसका, तो लगभग आज 5 से 6 लाख रुपए में आपको अच्छा से ड्रोन मिल जाता है। तो इसके लिए आपको जो है एक तो सरकारी योजना तो है ही हमारी, अगर आप वहाँ पे कृषि अगर हमारे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे अगर संपर्क कर सकते उससे आप कर सकते। लेकिन ख़ास तौर पे मैं फिर से आपको अनुरोध करना चाहूँगा कि आजकल बहुत से ऐसा हो रहा है कि जो है लोग बिना पायलट लाइसेंस का उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही सुनिश्चित करें कि हमारे पास जो है उसका पायलट लाइसेंस हो और ये आसानी से उपलब्ध है। लगभग 70 से 80 जो है हमारी संस्थान जो है भारत सरकार ने ऑलरेडी डेसिग्नेट कर चुके हैं। तो आज के आपके ज़िले में हो सकती है या आपके आसपास के जो अपने जो राज्य में कहीं ना कहीं आपको ये स्थापित एक संस्थान मिल सकती है। ये DGC के वेबसाइट पे ऑलरेडी इसकी पूरी लिस्ट आपकी उपलब्ध है, तो आप जाके वहाँ पे आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल, तो ड्रोन का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपके आमदनी के लिए, आपकी खेती के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, उपयोगी रहेगा, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण लेना बेहद ही ज़रूरी है। बहरहाल इसी तरह से चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम पपीते की उन्नत खेती और कृषि यंत्रीकरण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनसे जुड़े हुए कई सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं, आइए उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है ओम नामदेव जी ने मंडला मध्य प्रदेश से। इनका सवाल है कि पपीते की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, अच्छी किस्में कौन सी हैं और मध्य प्रदेश में अच्छे पौधे कहाँ मिलेंगे। जी डॉक्टर जयप्रकाश। तो मिट्टी के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे नामदेव जी, और दोबारा से आपके प्रश्न के जवाब में कहना चाहेंगे कि जो बलुई दोमट है, दोमट मिट्टी और इवन की जो रेड सॉयल है वो भी अच्छी होती है, बशर्ते इनमें किसी में भी पानी रुकने का कोई चांस ना हो। और जैसा पहले कहा कि अगर पानी रुकने का कोई चांस है, कोई संभावना है, ऐसा लगता है कि पानी रुक सकता है, तो मेड़बंदी करके आजकल मशीनें आ गई हैं, बड़े आराम से बन जाता है कि आप पूरे रेज्ड बेड के ऊपर कल्टीवेशन करें और सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें, तो एक अच्छा तरीका है। मध्य प्रदेश के लिए किस्में जो द्विलिंगी हैं, जैसे पूसा नन्हा, पूसा डॉर्फ, ये भी अच्छी किस्में हैं, लेकिन आप उभयलिंगी किस्मों की तरफ ज़्यादा जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें अर्का प्रभात है, पूसा पीत है, अर्का सूर्या है, इन किस्मों का चुनाव करें जो सार्वजनिक क्षेत्रों से है या ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की किस्में हैं। इसके अलावा आप निजी क्षेत्रों की भी कुछ किस्में हैं, उनका चुनाव अपने स्तर पर कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपके यहाँ लगाने का जो समय होगा वो सबसे अच्छा समय है फरवरी मध्य का मौसम और मार्च का पहला हफ्ता, क्योंकि मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। अगर उसमें आप महाराष्ट्र के साइड में जाएंगे तो मौसम बदल जाता है और बुंदेलखंड में आते तो मौसम बदल जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे जो बीज की ज़रूरतें होंगी वो आपको इन संस्थानों से प्राप्त होगा, नहीं तो कई बार NSC जो राष्ट्रीय बीज निगम है उससे उनके पास भी बीज मिलता है। इसके अलावा आप बंगलौर संस्थान से डायरेक्ट आप सीड मंगा सकते हैं, उनके वेबसाइट पे पोर्टल है, वहाँ से भी बीज मिल सकता है और उसके ज़रिए आप अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप पौधे कहीं से ख़रीदना चाहते हैं तो हमने पहले भी कहा था कि जो व्यावसायिक नर्सरी हैं
उनसे संपर्क करें, या नज़दीक के आपकी नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या जिला उद्यान अधिकारी के पास भी कुछ अच्छी नर्सरी हैं जो MIDS प्रोग्राम में बनी हैं, वहाँ भी जाके आप पता कर सकते हैं और उनसे बात करके ये कह भी सकते हैं कि मुझे अर्का प्रभात किस्म का करना है या पूसा पीत का करना है, तो उसका बीज मैं ला के दूंगा। तो किसी कस्टम हायरिंग चलता है इंजीनियरिंग में, यंत्रीकरण में, वैसे यहाँ भी आजकल चलता है कि किसान ला के बीज दे देता है उस एजेंसी को या उस नर्सरी को, उसके बदले में जो नॉमिनल चार्ज होता है नर्सरी ले लेती है और उसको उसी किस्म का पौधा मिल जाता है 2 महीने बाद। तो ये तरीका सबसे अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल शामिल करते हैं। अगला सवाल भेजा है मध्य प्रदेश से रामवती साहू जी ने। ये लिखती हैं कि मैं दाल की फसल उगाती हूँ, इसलिए मुझे अब मशीन की आवश्यकता है, वो कहाँ से प्राप्त कर सकती हूँ? तो डॉक्टर काले, अगर दाल की फसल ले रही हैं तो किन विधियों के लिए मशीन की आवश्यकता हो सकती है और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारी जो मैंने जैसे कहा कि सबमिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है उसमें ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी है, मतलब फसल के उत्पादन के बाद जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए सब मशीन्स उपलब्ध है। तो इस तरह से मिनी दाल मिल अगर आप ये लेना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी उपयुक्त होगी, तो दाल प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद ग्रेडर हो गए, सेपरेटर्स हो गए, तो इन सब की 3-4 मशीनें अगर वो लेती है तो इसमें छोटे क्वांटिटी की मतलब आउटपुट की भी है, मतलब जैसे कि आधा क्विंटल या 1 क्विंटल पर प्रति घंटे के हिसाब से भी ये छोटी सी जो है मशीन्स दाल मिल जो है और बाकी जो सॉर्टिंग ग्रेडिंग जो है ग्रेडर्स उपलब्ध है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारा जो मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी जो है डायरेक्टरेट है वहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं और इस मशीन का जो है वो सब्सिडी में ले सकती है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर जयप्रकाश आपसे जानना चाहेंगे, पपीते की खेती जो किसान कर रहे हैं तो पपीते की फसल को किस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये बताइए। निश्चित रूप से चूँकि पपीता बहुत कम समय में बहुत बड़ी मात्रा में फूल फल देता है और आप जैसे हमने कहा कि 40 से 80 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने की हमारी क्षमता है पपीते में, तो उसको न्यूट्रिशन बहुत लगता है। ध्यान दें कि जो भी आप मिट्टी का चुनाव कर रहे हैं, अगर आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है तो उसकी रिपोर्ट पर एक बार गौर करें कि उसमें उपलब्ध जो न्यूट्रिएंट हैं उनका क्या स्तर है। लेकिन सामान्य रूप से हम मान के चलते हैं कि अगर आपको 50 से 60 टन पपीता लेना है एक हेक्टेयर में तो करीब 400 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए होता है, जो अगर आप यूरिया के टर्म में काउंट करेंगे तो करीब 812-15 ऐसे होगा। और फास्फेट फर्टिलाइज़र जो कि शुरुआत में ही गड्ढों में पड़ता है वो 200 kg चाहिए फास्फोरस के रूप में और 400 kg पोटास चाहिए, क्योंकि पोटास की बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी फसलों में देखें तो आप 2 से 3 बार आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन पपीता एक ऐसी फसल है जहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो ज़रूरत है वो पहले 1 महीने के बाद से लेके अगले 12 महीने तक रहती है, क्योंकि इसमें लगातार बढ़वार होती है, फूल भी आता है, फल बड़ा भी होता रहता है और फल विकसित भी होता रहता है। इसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी आज के समय में ज़्यादातर मिट्टी में कमी हो गई है, खासकर जिंक की, बोरान की, इसलिए अब जो नए सिंगल सुपर फास्फेट आ रहे हैं वो सरकार की जो नीति है उसमें सल्फर पहले से होता था, अब उसमें जिंक को भी फोर्टिफाइड किया गया है ताकि जो मिट्टी में आवश्यकता है उसकी पूरी हो जाए। तो उसकी भी मात्रा को कम से कम 20 ग्राम एक गड्ढे में डालें, नहीं तो आजकल ये लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा है। इसको आप 40 दिन अंतराल, फूल आने जब एक बार शुरू हो जाए 80 से 90 दिन के बाद, तो 40 दिन के अंतराल पर एक एक छिड़काव करते रहें 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर में जल में घोल के, तो उससे आपके लगातार फूल फल आते रहेंगे और अच्छी उपज भी मिलेगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ड्रोन बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है, इसी बात को तस्दीक करते हुए बहुत सारे सवाल जो हैं वो ड्रोन से जुड़े हुए आ रहे हैं। अगला सवाल आया है लोकेंद्र सिंह जी का राजगढ़ मध्य प्रदेश से। ये भी जानना चाहते हैं कि ड्रोन की कीमत क्या होगी और ड्रोन कहाँ से ले और इस पर सब्सिडी का लाभ कैसे ले। जी डॉक्टर काले, एक बार फिर से बिल्कुल, आप मध्य प्रदेश से हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है बहुत अच्छा कार्य कर रही है इस ड्रोन के विषय में। तो आप उनसे सीधा संपर्क करके, एक तो प्रशिक्षण का जो बात कहा हमें, तो वहाँ पे प्रशिक्षण के लिए उनकी यहाँ सुविधा उपलब्ध है और उन्होंने ख़ास तौर पे जो है सब्सिडाइज रेट पे जो है वो प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रही है। मतलब आपको बहुत ही कम मात्रा में जो है मतलब उसको जो है ट्रेनिंग आप ले
सकते हैं, मतलब मूल्य दे के। तो आप वहाँ पे एक तो प्रशिक्षण ले सकते हैं और वहीं पे उनके सब्सिडी द्वारा जो है, लगभग मैंने जो बताया कि अगर जनरल कैटेगरीज़ के फार्मर है तो उनको 40% दिया जाता है, जैसे महिलाएं है या मान ली बाकी SC ST कैटेगरीज़ है या हमारी युवा है, मतलब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, तो उनको 50% तक हम लोग इनको सब्सिडी दे रहे हैं। तो आप उनको वहाँ पे कांटेक्ट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल शामिल करते हैं कार्यक्रम में। अनीता जी ने देवघर झारखंड से सवाल भेजा है। लिखती है कि पपीते में फूल तो आते हैं लेकिन फूल झड़ जाते हैं, क्या करूं? जी डॉक्टर जयप्रकाश। हमें इसी का जो हमने लास्ट में कहा था कि जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जिंक और बोरान की, क्योंकि जिंक देखें तो एक तरह से एक ऑक्सीजन हार्मोन होता है, उसका एक प्रिकर्सर अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन होता है, उसका हिस्सा होता है। अगर जिंक की कमी होगी तो आपका ऑक्सीजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके चलते फूल तो आएगा लेकिन वो गिर जाएगा। और अगर बोरान नहीं होगा तो जब भी ये फूल गिरने का एक कारण और भी होता है कि अगर परागण और निषेचन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो बोरान के चलते पोलन ट्यूब ग्रोथ होती है, वो नहीं हो पाता तो रुक जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, खास ऐसे पोषक तत्व जिसमें जिंक और बोरान हो, इसको हम सुहागा भी कहते हैं, बोरान को बोरेक्स के रूप में आता है। अगर आपको ये मिलता है सामूहिक रूप से किसी एक लिक्विड में, कई निजी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं ये, तो आप उनकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर जल में घोल लें। क्योंकि बारिश का समय है इसलिए कई बार ऐसा होता है कि ओवरी या स्टिग्मा के ऊपर हल्का सा फफूंद आता है, उसके चलते भी फूल गिरता है। तो साथ में आप कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर जल में मिला लें और उनका छिड़काव कर दें। 2 छिड़काव करेंगे तो आप देखेंगे कि वो फूल रुक रहे हैं और फल विकसित भी हो रहे हैं। अगर आपको सूक्ष्म पोषक तत्व उस रूप में उपलब्ध नहीं है तो आप सुहागा और जिंक सल्फेट आराम से, आजकल ग्रामीण के क्षेत्रों में जो अंचलों में बाजार हैं वहाँ भी मिलता है, तो जिंक सल्फेट की आप 6 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में, और जो सुहागा है इसकी 4 ग्राम मात्रा 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में दोनों को मिला के घोल लीजिए, उसका छिड़काव कर दीजिए कार्बेंडाजिम के साथ में। तो ये जो समस्या है इससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि यंत्रीकरण की। डॉक्टर काले, आपसे हम समझना चाहेंगे आज के इस आधुनिक युग में प्रिसिजन एग्रीकल्चर, प्रिसिजन फार्मिंग की बात हो रही है, परिशुद्ध खेती जिसको हम बोल रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में जो कृषि यंत्र है, आधुनिक कृषि यंत्र, उनकी क्या भूमिका होती है? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक्चुअली प्रिसिजन एग्रीकल्चर जो है एक नया एक विषय है और एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होते जा रहा है। जैसे कि आज अब अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि अगर हम लोग स्प्रेइंग कर रहे हैं तो हम लोग पूरे खेत में स्प्रेइंग करते हैं। चाहे मान लीजिए कि आप अगर हम लोग उनको खाद का उपयोग करना चाहें तो हम पूरे खेत में उसको मतलब उसको देते हैं। तो इसमें आप प्रिसिजन एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें जो है आप बहुत प्रिसाइजली करते हैं। मतलब जिस पौधे को अगर जिसकी ज़रूरत है, जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, वही न्यूट्रिएंट उसको उपलब्ध किया जाएगा और पूरे खेत में उसको छिड़कने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे मतलब उसकी ज़रूरत है उसी जगह पे जहाँ की जिसकी कमतरता है मतलब न्यूट्रिएंट की, उसी मात्रा में उसको वहाँ दिया जाएगा। तो इस तरह से हम आप काफ़ी बचत कर सकते हैं। और अगर पौधे के ऊपर कोई रोग हो रहा है तो अगर कोई हेल्दी है तो उसके ऊपर वो स्प्रेइंग नहीं होगी, और जहाँ पे अगर कोई पौधे के ऊपर बीमारी है तो उसी हिसाब से उसके ऊपर स्प्रेइंग। तो इस तरह से हम जुडिशियसली मतलब एक जो तरह से प्रामाणिक रूप से हम लोग ये सारी जितने भी हमारी इनपुट्स है, चाहे फर्टिलाइज़र हो, वाटर हो, चाहे मान लीजिए पेस्टिसाइड्स हो, बहुत ही जुडिशियसली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे है ना हमारी जो किसानों को काफ़ी उससे फ़ायदा होता। एक तो ये हो गया। दूसरा प्रिसिजन एग्रीकल्चर और है कि आजकल ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स आ गए, मतलब ड्राइवर रहित ट्रैक्टर आ गए। आजकल जो है आपको पता है कि ऑपरेटर्स की बहुत ही कमतरता है मतलब किसानी के लिए। तो वहाँ पे अगर अभी आप ट्रैक्टर के ड्राइवर के ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते किसान। आप ट्रैक्टर के लिए ऊपर आप ऑटोनोमस ट्रैक्टर है, आप उसको ट्रैक्टर को छोड़ दीजिए आप इम्प्लीमेंट के साथ में, तो वो पूरा आपका खेत पूरा बहुत ही माइक्रो लेवल पे उसको प्लानिंग करके उसको जोत सकता है। मतलब आप एक तरह पे कहे कि अगर हम लोग अगर एक तरह से अगर प्लांटिंग कर रहे हैं या सीडिंग कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप देखेंगे
कि रोड टू रोड डिस्टेंस है, मान लीजिए उसको मेंटेन करेंगे आप, अगर मैन्युअली करेंगे तो बहुत कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऑटोनोमस ट्रैक्टर में और जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई आजकल, तो इससे होगा कि जो अगर हमारा रोड टू रोड डिस्टेंस जो है वही प्रॉपरली मेंटेन होगा, उसी तरह से टर्निंग होगा, चाहे आप ट्रैक्टर किधर भी चला जाए फिर भी आपका वो ट्रैक्टर उसी रो में आके उसको पूरा खेती कर सकता है। तो स्ट्रेट लाइन में आएगी वो, पूरा खेत जो है बहुत अच्छी तरह से जोत सकता है। तो इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है, तो ये सब प्रिसीजन एग्रीकल्चर की ही कमाल है, जिसमें IoT का यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे देखूंगा कि अगर हम शुगर केन बेल्ट में रहते हैं तो शुगर केन हार्वेस्टिंग होता है वहाँ पे, तो इसमें आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि आज आप इसको आकलन कर सकते हैं कि कौन सा क्रॉप कब मैच्योर होगा और किसकी उसकी कितनी आउटपुट, हमको कितना रिकवरी होगा। तो इस तरह से जो शुगर केन जो हमारी फैक्ट्रीज है तो उनको पहले से आकलन हो सकता है कि कौन से बेल्ट में हार्वेस्टिंग की पहले ज़रूरत है, किसके बाद है। तो इस तरह से वो पूरी जो है मतलब एक तरह से कहेंगे कि पूरा प्लानिंग कर सकते पूरा कि किस खेत में पहले मशीन जाएगी, उसके साथ में रिकवरी कहाँ पे अच्छी हो रही है, तो कितनी रिकवरी कितनी आउटपुट होगी, ये सारा चीज़ जो है आपको इस आर्टिफिशियल AI के द्वारा जो है हमारी ड्रेन के द्वारा इसको इस्तेमाल करते हुए यूज़ होगा। तो इस तरह से जो है काफ़ी आधुनिकता हमारे देश में आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि आगे का जो हमारी जो खेती होगी वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की होगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल शामिल करते हैं कार्यक्रम में। एक सवाल भेजा है उत्तर प्रदेश से नवयुग जी ने और जानना चाहते हैं कि पपीते की खेती शुरू करने का सही समय क्या है। जी डॉक्टर जयप्रकाश। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेहतर समय जो है वो सितंबर और अक्टूबर का महीना है, यहाँ से शुरुआत करें और कोशिश करें कि अगर आप बीच में कोई फसल भी लगा लें, जैसे आप लगाना चाहें तो लहसुन है या प्याज है या जो सब्जी वाली मटर है, इसको लगा सकते हैं। फूल गोभी भी लगा सकते हैं, ताकि इन सह फसली से आपको शुरुआत में थोड़ी राहत भी मिल जाती है कि आपकी आमदनी हो जाती है, साथ ही साथ में जो जाड़े का प्रभाव है, जो ठंड का प्रभाव है वो कम हो जाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि अगर आपको अपनी स्वयं की नर्सरी तैयार करना है तो यही समय है, अगले 1 हफ्ते के अंदर ही नर्सरी डाल लें, ताकि आपको सितंबर 15 के बाद 20 तक आपको पौधा तैयार हो जाए। 50 से 55 दिन बाद फिर आप वहाँ से खेती शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो पहले भी बोला हूँ कि आप ध्यान दें कि आपके खेत में पानी बिल्कुल ना रुकता हो और आप बीच में या अगल बगल में मिर्च या बैगन या टमाटर की खेती ना होती हो, क्योंकि उनमें जो फैलने वाले कुछ विषाणु रोग हैं, उनके जो कीट हैं वो इसमें भी विषाणु रोग फैलाते हैं, तो इनको आसपास में न लगाएं और यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप शुरुआत में 1 एकड़ में खेती करें, आप चाहें तो 100-200 पौधे लगा के भी आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके अनुभव के आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए 1-to-1 में, तो आप पूसा विजिट भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने नज़दीकी किसी कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विश्वविद्यालय में के पास जाएं, उद्यान विभाग में, तो निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगे वो। बिल्कुल। चलिए, इसी तरह से पपीते की उन्नत खेती और कृषि यंत्रों के बारे में हम जानकारी हासिल करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम पपीते की उन्नत खेती के बारे में और साथ ही कृषि यंत्रीकरण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप अपने सवाल इस कार्यक्रम के दौरान भेज सकते हैं और बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश, पपीते की खेती में आपने पहले ही हमें बताया था कि जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि क्या होगी, किस अंतराल पर पानी देना चाहिए? देखिए, अभी प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात चल ही रही थी। जी जी। और जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो सीमित हैं और जल उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है और जल को लेके अनेक क्षेत्रों में समस्याएं हैं। और आप देखेंगे तो जिन क्षेत्रों में जल कम है वो लोग ज़्यादा बेहतर प्रयोग कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में जल अच्छा है वहाँ पे उसका उतना बेहतर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। इस लिहाज से कृषि और ख़ास करके जो हॉर्टिकल्चर है, बागवानी की फसलें हैं और पपीते में पानी की बराबर जो आवश्यकता पड़ती है। पानी अगर रुकता है तो पपीते के लिए समस्या है। अच्छा। आपको ये हम सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं, जिसको टपक सिंचाई पद्धति है, जिसके लिए जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है उसमें भी सब्सिडी है। इसके अलावा MIDH भी पूरे देश में है, वहाँ भी सब्सिडी है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अपने जिले स्तर पे जो भी अधिकारी या विभाग है उनसे संपर्क करके तो ड्रिप सबसे बेहतर है। और ड्रिप में अगर आपके पास जैसे रेज बेस्ड कल्टीवेट कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर आप सब सरफेस ड्रिप यूज़ करें, वो उससे भी बेहतर है। क्योंकि जो बात है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट और पानी देना चाह रहे हैं वो सिर्फ जड़ों को मिले जहाँ पर पौधे की जड़ें हैं, तो सबसे बेहतर होगा, ना कि दाएं बाएं फैले। उससे हमारा नुकसान भी हो रहा है न्यूट्रिएंट का, खरपतवार अनावश्यक रूप से बढ़ते हैं। अगर आपके पास ये दोनों तरीके उपलब्ध नहीं हैं तो आप बेसिन है, फरो सिस्टम है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी अवस्था में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप गर्मी का मौसम है, जैसे अप्रैल और मई का मौसम है, तो अगर आप ड्रिप सिस्टम चलाते हैं तो आपको दूसरे तीसरे दिन ड्रिप चलाना पड़ेगा, कम से कम 30 से 45 मिनट के लिए। और अगर आप फरो सिस्टम या बेसिन में हैं तो वहाँ हफ्ते में एक दिन आपको पक्का सिंचाई करनी पड़ेगी। जो जाड़े का मौसम है वहाँ पर आप 15 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताना आवश्यक है कि जो मध्य भारत का क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र है, जहाँ पर 20 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के बीच में कई बार पाला पड़ने की संभावना होती है, तो एक बार अगर हल्की फ्लड इरिगेशन भी कर दें तो अच्छा होता है, क्योंकि उससे पाले को मिटिगेट करने में पौधे को मदद मिलती है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। बारिश के मौसम में ज़्यादा पानी की चिंता नहीं है, चिंता केवल एक बात की है कि पानी वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जी जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अगला सवाल भेजा है बलबीर सिंह जी ने हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर काले ये जानना चाहते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स के बारे में, कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज हम अगर हमारे किसानों की बात करते हैं तो हमारे देश में लगभग 86% जो 86% जो है सीमांत किसान हैं। तो इसके लिए जो है उन ऐसे किसानों के लिए जो है जो हाईटेक मशीन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, आधुनिक मशीन्स की बात कर रहे हैं और बड़ी मशीन्स की बात कर रहे हैं, तो ये अफोर्डेबल नहीं हो सकता और उसके लिए उपयुक्त भी नहीं हो सकता कि उतना पूरे साल भर तक चला सके। तो कस्टम हायरिंग सेंटर एक ही ऐसा एक मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया मतलब सॉल्यूशन है कि जिससे कि हम जो छोटे और सीमांत किसान को सर्विस दे सकते हैं और इसमें रोजगार भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है उस स्कीम के अंतर्गत, इसकी योजना के अंतर्गत इस घटक को पूरा शामिल किया गया है। तो जिसमें हम लोग 40% जो है सब्सिडी देते हैं। लगभग 2.5 करोड़ रुपीज़ का अगर पूरा प्रोजेक्ट है आपका तो उसमें 40% तक आपकी सब्सिडी मिल सकती है। एक तो ये हो गए, लेकिन अगर कोई छोटे किसान अगर समूह मिला करके आप कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या PO हो, तो इस तरह से अगर छोटे किसान और सीमांत किसान अगर मिल कर के अगर कुछ करना चाहते, अपना भी काम कर ले और बाद में समय बचे तो दूसरे का भी काम करके अर्जित कर सकते हैं। तो उसके लिए लगभग एक स्पेशल स्कीम मतलब हमने बनाई जो 80% तक हम लोग उसमें सब्सिडी देते हैं, प्रोवाइडेड कि जो हमारा जो पूरा जो प्रोजेक्ट कास्ट है लगभग 30 लाख के लगभग हो, तो 30 लाख के अंदर हम लोग 80% सब्सिडी देते। और हमारी नॉर्थ ईस्टर्न के लिए स्पेशली जो है हमारी जो स्कीम है उसमें हम लोग 95% तक हम लोग उसमें सब्सिडी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इसको प्रावधान किया गया और भारत सरकार ने अब तक जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए और इसका मेन हमारा जो स्कीम का मेन फोकस कस्टम हायरिंग सेंटर के ऊपर है। तो आप अगर निकटतम अगर अपने
कृषि जो है वहाँ पे अधिकारी से संपर्क करके इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पपीते की खेती के बारे में। पपीते की खेती को नुकसान कहाँ से हो सकता है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो वो रोग व कीट कौन से हो सकते हैं जिनका प्रकोप इस फसल को हो सकता है, डॉक्टर जयप्रकाश? प्रकृति का एक नियम है, जहाँ पे बहुत फल होते हैं वहाँ तोड़ने वाले भी आते हैं। जी जी। तो विषाणु और फफूंद रोग दो प्रमुख हैं जो काफ़ी नुकसान करते हैं। खास करके जो हम कई क्षेत्रों में किसान जुलाई के महीने में पपीता लगाते हैं, सामान्य रूप से हम मना करते हैं कि आप 15 जून से सितंबर के पहले सप्ताह तक कोई रोपाई ना करें। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस मौसम में कीट पतंगे बहुत होते हैं, खासकर एफिड माहू जिसे कहते हैं और सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई। ये दोनों ही दो अलग अलग विषाणु रोगों को फैलाती हैं। रिंग स्पॉट वायरस माहू द्वारा फैलता है और सफ़ेद मक्खी के द्वारा लीफ कर्ल वायरस फैलता है। और चूँकि ये ज़्यादा नीचे चलते हैं, इनमें से कोई कॉलोनी नहीं बनाता पपीते के ऊपर, लेकिन ये चलते फिरते भी अगर उन्होंने 1-2 बाइट दी तो ये रोग फैल जाता है विषाणु का। और इस समय खरपतवार भी काफ़ी ज़्यादा होता है तो उनके बीच में छुप जाते हैं। और कुछ खरपतवार हैं जैसे जीरेटम वगैरह हैं, उसके अल्टरनेट होस्ट हैं, तो उनसे पहला काम ये कीजिए कि आप अपने खेत में पूरी सफाई रखिए, क्लीन कल्टीवेशन जिसको कहते हैं उसका ध्यान रखिए। नहीं तो आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि पहले रेस बेड बनाते हैं, तो ऐसे भी आजकल मशीनें हैं कि आपको मल्च भी पूरा एक से बिछा देंगे और अच्छे से वो बन जाता है। तो आप वैसे मल्च का प्रयोग करें ताकि खरपतवार ना हो और खरपतवार में ये कीट पतंगे छुपने ना पाएँ। अगर फिर भी समस्या आती है तो जो नीम का पेस्टिसाइड होता है, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड अलग अलग नाम से बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं आप। 3 मिलीलीटर 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करें ताकि पत्तियों में थोड़ी बिटरनेस रहे, तो ये कीट पतंगे उधर नहीं आएंगे। अगर समस्या अधिक हो सकती है तो आप फिर इमिडियोक्लोरापिड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी 3 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर जल में घोल के छिड़काव कर दें। तीसरी समस्या आती है अगर पानी थोड़ा से देर रुक गया, गर्मी बढ़ी, तो जड़ क्षेत्र में फफूंद रोग आता है जो पीथियम फाइटोप्थोरा से होता है। तो उसको अगर पानी नहीं रुकता तो अच्छी बात है। शुरुआत में जब आप गोबर की खाद डालते हैं गड्ढे में, उसी समय आप कोशिश करें कि ट्राइकोडर्मा की भी मात्रा 5 से 10 ग्राम गोबर की खाद में मिला लें। तो ट्राइकोडर्मा काफ़ी हद तक हेल्प करता है कि पीथियम और फाइटोप्थोरा की समस्या ना आए। और अगर समस्या आ ही गई है तो आप फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अलग अलग नाम से बाज़ार में आता है, आप उसकी जो है पेस्टिंग करें जड़ क्षेत्र में। और अगर कई बार आपको बाहर से दिखाई नहीं पड़ता रोग, ऊपर से पौधा पीला हो रहा है शुरुआत में, तो रिडोमिल एक दवा आती है, उसकी 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के जड़ क्षेत्र में कम से कम 500 मिलीलीटर डालें, तो उस रोग से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर जयप्रकाश, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें पपीते की खेती के बारे में दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही डॉक्टर वीएन काले सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि यंत्रों के बारे में हमने जाना और सरकार द्वारा चलाई जा रही उन योजनाओं के बारे में भी जाना जिसका लाभ किसान ले सकते हैं। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगले विषय के बारे में बता दें। शुक्रवार को प्रसारित होने वाले हेलो किसान कार्यक्रम के दौरान बातचीत होगी पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बारे में। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बात होगी कपास फसल में कीट व रोग से बचाव के विषय पर भी। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप भेजना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कर लें हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर के जरिए अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को अगर आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है दांत। पाचन क्रिया को बनाते हैं आसान। लापरवाही से बिगड़ सकती है दांतों की सेहत और जरा सी देखभाल बचा सकती है इनका जीवन।
अगर आप भी दांतों की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। दांतों की समस्याएं और उनका समाधान इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।